अभी तक नैब ने या गवर्नमेंट ने कौन सा 1 रुपया साबित अभी तक किया है कि उन्होंने कौमी खजाने में जमा कराया है? मेरे नहीं ख्याल ये सर्व और सर्व मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और सर्व और सर्व जो हमारे आवाम का पैसा था ये और लगाए जा रहे हैं उनको। सर्व और सर्व ये अना की ज़िद है उनको डिग्रेड करने के लिए। मैं तो समझता हूँ, आप देख रहे हैं इसी दौर में ज़्यादा करप्शन हो रही है। एहतसाब तो वो होता है ना, खाली वो इंतकाम तो नहीं लेना होता ना। एहतसाब तो फिर तरीके से होता है, जिसने कुछ किया फिर उसे हासिल भी करें। खाली बातों से तो कोई नहीं हो सकता। अब 2.5-3 साल होने वाले हैं, क्या एहतसाब करके उन्होंने दिया? रोज़ अखबार पढ़ते हैं जी नैब वालों ने इतने अरब रुपया हासिल करके तो खजाने में जमा कर दिए। वो खजाने में पैसे किधर गए? लोग तो फिर भी भूखे हैं। सबसे ज़्यादा करप्शन तहरीक इंसाफ के दौर में हुए। कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा, केस तो बन रहे हैं लेकिन बस अंदर डालो, बाद में पता चलता है 6 महीने बाद जमानत हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। वैसे तो हर दौर में होती है लेकिन अभी नंबर 1 जा रही है। एहतसाब के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, मैं उससे तकरीबन 90% तक सेटिस्फाइड हूँ। हर दौर में करप्शन मेरे ख्याल से अभी भी चल रही है। करप्शन तो ये नहीं मैं कह रहा कि अभी करप्शन बिल्कुल इन्होंने रोक दिया है या, लेकिन काफ़ी हद तक करप्शन इस हवाले से रुक रही है। अगर उन लोगों ने करप्शन की तो उन लोगों को आके कहीं इब्रत का निशान बनाया जाए, उन लोगों से कुछ लिया जाए। आज 2-2.5 साल हो गए हैं, वही नारा, वही शोर, वो हो गया, वो खा गया, वो भाग गया, वो खा गया, वो भाग गया। ये तो खुद एहतसाब का नारा लगा कर आए हैं ना, ये करते ना उनका एहतसाब करने के बजाय जनाब ये लोग बाहर चले गए, ये कहते हैं कि जी फलां भाग गया, फलां भाग सकता है कोई किसी से? एहतसाब सबका होना चाहिए, ठीक है ना? अपोजिशन का भी करें लेकिन पहले अपनों का तो करें ना। मेरे ख्याल में तो बस ये नारा ही नारा है, बाकी तो कुछ नहीं है इसके पीछे। हुकूमत में भी कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके खिलाफ केसेस हैं, ये सब कुछ है, एविडेंस हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ हो रही है जो अपोजिशन में। इमरान खान एक मुल्क के साथ मुखलस है, तो हमें उस पर बिल्कुल उम्मीद है, तो इस तरह कामयाब ज़रूर होगा। वेलकम बैक। मुल्क में जारी एहतसाब के सारे निज़ाम पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या था, अवामी राय क्या थी? जब लोगों से हमने बात की, उनका रद्द-ए-अमल आप तक हमने पहुंचाया। यही सवालात हमने सोशल मीडिया पर पोल्स के जरिए भी अपनी ऑडियंस के सामने रखे हैं। उनका क्या कहना है वो नताइज आप तक पहुंचाते हैं। पहला हमारा सवाल था कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक बिला तफरीक एहतसाब करने में कामयाब रही है? 32% लोग ये राय रखते हैं कि जी हाँ, जबकि 68% लोग ये समझते हैं कि नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक बिला तफरीक एहतसाब करने में कामयाब नहीं रही। दूसरा सवाल जो हमने नाज़रीन से सोशल मीडिया पर किया था कि अपोजिशन का हुकूमत पर एहतसाब के नाम पर इंतकाम का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? 70% लोगों की ये राय है कि अपोजिशन का हुकूमत पर एहतसाब के नाम पर इंतकाम का इल्ज़ाम दुरुस्त है, जबकि 30% लोग ये समझते हैं कि ये इंतकाम नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, सिर्फ एहतसाब है। तो ये वो 2 सवाल थे जो पोल्स के जरिए हमने अपने सोशल मीडिया पर अपनी ऑडियंस के सामने रखे थे। अब इसी एहतसाब की बहस को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर कानून शाखावर साहब, जबकि हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन तज्जियाकार मंसूर अली खान ने। आप दोनों अहबाब का बेहद शुक्रिया। मंसूर, आपसे मैं डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगा। कतई नज़र इस बात की कि अपोजिशन कहती है कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हम ये भी छोड़ देते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जजेस रिमार्क्स में सवाल उठाते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग का तासुर मिलता है, इसको भी चलें छोड़ दें कि गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हम क्रेडिट ले रहे हैं एहतसाब का। आपने क्या 2.5 साल के अंदर मुल्क में एहतसाब देखा है मंसूर? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसको मुख्तलिफ एंगल्स हैं इस सारे मामले को देखने के। एहतसाब का लफ्ज़ बेशक इन्होंने इस्तेमाल किया, 2018 का इलेक्शन इन्होंने इसके ऊपर लड़ा भी। आज 2021 के अंदर जब तकरीबन 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इनका आधा टेन्योर गुजर चुका है, लोगों की जो आपने रिएक्शन आपने सुनाए, ये एक हकीकत है कि इसकी वजह क्या है। शाखावर साहब एक माहिर कानून है और वो इस बात को जानते हैं कि एहतसाब का अमल, कानूनी अमल, इट टेक्स टाइम। इसको प्रूफ करना, इसके पूरे जुडिशल प्रोसेस में से गुजरना, इट टेक्स टाइम। लेकिन हुआ क्या है कि 2018 के जब इलेक्शन लड़े गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक्चुअली ये इंप्रेशन दे दिया क्या कि हम आएंगे एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग जस्ट लाइक दैट। और आप देखिएगा कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 100 दिन में, 1 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा कि इधर से उधर हो जाएगा और हम सब कुछ आपको करके दिखा देंगे। शाखावर साहब, आई एम प्रीटी श्योर वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि कानूनी प्रोसेस को समझा ही कुछ नहीं गया।
उन्होंने समझा कि जिस तरह पैनामा के अंदर जो है एक GIT बनी थी, GIT ने ठग करके अपना काम किया, नवाज शरीफ को आपने फारिग किया, आपने नवाज शरीफ को निकाल दिया, बस अब जैसे ही इमरान खान साहब आएंगे तो पंजाब में हुकूमत के जो नुमाइंदे जो लोग हैं वो जाति उमरा के अंदर घुस जाएंगे, लोगों को उठा के बाहर फेंक देंगे, सारी ज़मीन हम कब्जे में कर लेंगे। लाड़काना के अंदर भी बस इसी तरह ही होगा, आसिफ अली जरदारी को उठा के जेल में फेंक देंगे। ये सारा ये जो एक फेरी टेल माहौल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद बनाया है। तो मुराद सिंह साहब का भी बयान बड़ा वायरल हुआ था 200 अरब वाला, क्वेश्चनिंग इट वो जी एग्जैक्टली। तो आप क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? और ऑब्वियसली व्हेन यू से दैट तो मीडिया तो अपना काम करेगा, मीडिया उसको चलाएगा, बताएगा कि जनाब किधर है वो तब्दीली। अब इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उस तब्दीली के हवाले से कहते हैं कि जनाब तब्दीली किसी बटन का नाम नहीं है, आपने बटन दबा दिया तब्दीली आ गई। जनाब ये बटन का इंप्रेशन आपने क्रिएट किया है, किसी और ने नहीं किया, ऑपोजिशन ने नहीं किया, एंकर्स ने नहीं किया, आपने किया है। आपने लोगों को ये सब कुछ बताया था। 50 लाख घर का एक इम्पॉसिबल टारगेट आपने दे दिया, ये आपने बनाया है। 1 करोड़ नौकरियों का आपने टारगेट बना के दे दिया लोगों को, ये आपने बनाया है। तो जब लोगों के वो तमाम मुतालबात पूरे नहीं होते तो वो यही कहते हैं कि बस करें भाई, हम ये एहतसाब की बातें सुन के थक गए, तंग आ गए, बस करें, अब मुल्क आपसे चल नहीं रहा, आप उसको सही तरह ऑपरेट कर नहीं पा रहे, ये बार बार की बातें हमारे साथ करना बंद करें। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। ठीक है, लोगों की यानी राय अब काफ़ी हद तक बदल भी चुकी है और वो यही सवाल कर रहे हैं कि वो जो ख्वाब दिखाए थे एक आइडलिज्म और एक आइडलिस्ट स्टेट के, उनकी हकीकत क्या है। मंसूर हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब ने। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रज़ा साहब आपसे भी हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। पहले शाखावर साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। शाखावर साहब, मंसूर भी अभी इस बात की निशानदेही कर रहे थे, पहले हमारे साथ शहजाद अकबर साहब भी मौजूद थे, लगभग वो भी यही बात कर रहे थे। आपसे मेरा सवाल पहले ये है कि क्राइटेरिया क्या है, हम किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर कह सकते हैं कि जी एहतसाब अब मुल्क में हो रहा है? क्या वो कन्विक्शन, कितने नंबर ऑफ केसेस पर क्या कन्विक्शन हुई, क्या फैसले सामने है, या फिर कितनी कंप्लेंट्स फाइल हुई? क्योंकि नैब तो ये कहते हैं कि जी इतनी कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं और हमने इतने जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, इतने पे इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं। क्राइटेरिया क्या है एहतसाब का? देखिए जी, बात ये है कि एहतसाब तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है किसी भी माशरे में, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका जो मंशूर ही यही था कि हमने लोगों को अकाउंटेबल करना है, जिन्होंने करप्शन की है उनको सज़ाएँ दिलवानी है। लेकिन अभी जैसे मंसूर भी बता रहे थे कि जो एक एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जब अपना मंशूर पेश किया तो लोग शायद यही समझ रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत वसी पैमाने पर बेलाग गैर जानिबदार जो है एक एहतसाब होने जा रहा है, लेकिन वो हमें ऐसा सच होता हुआ नज़र नहीं आया। उसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं आपको बताऊँ। एक सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि जो इस वक्त एहतसाब का सबसे बड़ा इदारा है वो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो अपनी एक साख एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर अभी तक कायम नहीं कर सका। ठीक है। और जब तक आप किसी की एक क्रेडिबिलिटी लेवल किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं होगा तो उस पर फिर सवालात भी उठेंगे, और उसके बाद उनकी कारकर्दगी भी जो है वो भी अप टू द मार्क अभी तक नहीं रही। आपने देखा होगा कि उन्होंने जब भी कोई इंक्वायरी होती है या इंक्वायरी स्टार्ट होती है या कोई रेफरेंस फाइल होता है किसी भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में किसी के ख़िलाफ़ भी, तो उसका चर्चा बहुत किया जाता है। उस पर एहतसाब ब्यूरो जो है वो प्रेस रिलीज़ इशू करता है कि हमने फ़लाँ को पकड़ लिया, फ़लाँ इतने हमने जो है वो लोगों के करप्शन के सबूत पकड़ लिए। लेकिन पता तब चलता है कि जब एक मुद्दत गुजरने के बाद जब आप लोगों को गिरफ़्तार कर लेते हैं और 90 दिन का आप रिमांड ले लेते हैं, उसके बाद आप कई महीने तो छोड़ दें, साल हा साल आप उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं कायम कर सकते। तो उसके नतीजे में होता ये है कि वो लोग फिर अदालतों में जाते हैं। वैसे तो एहतसाब का हमारा जो नैब का लॉ है उसमें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को ज़मानत देने का इख्तियार नहीं है, तो वो ज़मानत का इख्तियार जो है वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शंस में एक्सरसाइज करती है। तो जब उसमें रिज़ल्ट्स आते हैं, जब लोगों को ज़मानतें दी जाती हैं, तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के वो रिमार्क्स जिससे ये ज़ाहिर होता है कि नैब की कारकर्दगी जो वो कि कहाँ पे है और उनको जितना जो है अप टू द मार्क होना चाहिए था वो नहीं है, और उनको फिर हजीमत का सामना करना पड़ता है, उनको फिर अदालतें ज़मानत दे देती है। और इसके साथ साथ जितना भी ये शोर मचाया जा रहा है कि हमने बहुत लोगों से जो है वो मुल्की ख़जाने में पैसे लिए, अगर आप उसका डाटा देखें तो वो जो मेगा करप्शन के जो केसेस हैं उसमें मैं नहीं समझता कि आज तक एक पैसा भी मुल्की ख़जाने में आया है। वो अगर वो जो प्ली बार्गेन के नाम पे जो पैसा इकट्ठा होता है, तो अगर आप देखें
तो वो 50 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 40 लाख, वो भी इंडिविजुअल जो छोटे लेवल के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनसे कलेक्ट हुआ है। आज तक कोई मेगा करप्शन केस में मैंने नहीं देखा। मैं बल्कि ये कहूँगा कि अब भी इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे, बल्कि उसमें से एक जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में एक तामीराती इदारा है जिसके बारे में जिसको प्ली बारगेन के नाम पे उनको प्ली बारगेनिंग दी जा रही है। आप अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो उनके लिए एक NRO तैयार हो रहा है विद इन दी नैब ऑर्डिनेंस। तो हमें यहाँ पे तफरीक नज़र आती है, इम्तियाज़ नज़र आता है। ठीक है, यानी इस वक्त एहतसाब के निज़ाम के अंदर एक तफरीक मौजूद है। शाहावर साहब आपके नज़दीक यहाँ पर हमें पैनल में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, साबिक डायरेक्टर नैब पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए भी। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब, आप भी सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आपका भी क्या ये नज़रिया है कि वाक़ईतन इस वक्त जो मुल्क में एहतसाब जारी है वो सिलेक्टिव है और ठीक है जिस तरफ मर्जी उसका झुकाव हो, बेशक किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ या अपोजिशन के खिलाफ हो, क्या वाक़ईतन नैब अपनी क्रेडिबिलिटी कायम नहीं रख पाया? रज़ा रूमी साहब जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि नैब ने दिन ब दिन अपनी साख जो है वो खोता जा रहा है और अभी तो बड़ी हद तक वो गिर चुकी है। और देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो जजमेंट देख लें जो पिछले साल उन्होंने जारी की, 2 मेंबर्स ने एक तफसीली फैसला लिखा और उसमें उन्होंने नैब के बारे में कहा कि ना सिर्फ ये सिलेक्टिव है, सियासी इंजीनियरिंग का एक टूल है, एक हथियार है। और इससे पहले जो साबिक चीफ जस्टिस थे जज खोसा साहब, उन्होंने भी नैब के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए थे। अपनी मेरे ख्याल से आखिरी तकरीर जो थी वो उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया। तो बात ये कि आपके हाईएस्ट जो ऑफिसर्स हैं अदालती निज़ाम के, उन्होंने भी उस पर कड़ी तनकीद की है। तो कम से कम उसी को देखकर नैब को ये चाहिए था कि वो खुद से एक बहैसियत एक खुद मुख्तार इदारे के कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करता, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये यहाँ पे 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और वो ये है कि ये सिर्फ एक अच्छा नैब बनाने से ही करप्शन का कुला कमा नहीं होता। आपको तमाम इदारों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है, हर सतह के ऊपर। हर मिनिस्ट्री के अंदर जो है एंटी करप्शन के मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, वो बिल्कुल डेड हैं। सूबाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी मार धाड़ वहीं करते हैं जहाँ पे कोई सियासी चक्कर होता है, और वहाँ पे जो अक्सर लोग अपॉइंट होते हैं उनकी खुद शोहरत अच्छी नहीं होती है, एक माजी में तारीख है। तो ये एक एहतसाब इस वक्त एक बहुत सीरियस जो है वो क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि जो 2 बड़ी बातें हैं। एक तो ये है कि जो हुकूमती पार्टी में अफराद हैं जिनके खिलाफ केस है, उनकी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, और उसके बरक्स जो है अपोजिशन के। तो कम से कम इसको बैलेंस करने के लिए नैब पे मैनेजमेंट को, नैब के सरबराह को ये चाहिए कि वो इस तरह से इसकी न्यूट्रलिटी और इसकी गैर जानिबदारी जो है उसको यकीनी बनाएं। और फाइनली मैं एक यहाँ पे कमेंट मजीद ऐड करूँगा कि ये अपनी साख को ठीक करने से अलावा जो अगर आप पाकिस्तान की तारीख भी देख लें तो एहतसाब हमेशा से एक सियासी नारा रहा है और कोई इसमें सीरियस नहीं होता। अगर ऐसी सीरियसनेस की बात थी तो फिर ब्रॉडशीट जैसी 2 नंबर कंपनी के साथ नैब ने अपने पहले ही साल में माहिदा करके तो अब तो चूंकि सब फैक्ट सामने आ रहे हैं और उख्दा जो है वो खुल रहा है, हर रोज़ उसकी एक परत निकल रही है, तो ये तो इससे यही साबित होता है कि आपने जो है इसमें आप सीरियस नहीं है। इसमें सिर्फ जो सियासी टारगेट्स हैं उनको आपने इसमें रगड़ना है। ठीक है, बज़ाहिर इस सारी सूरत हाल में नैब की जानिब से भी या फिर हुकूमत की जानिब से भी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। अब इसकी वजह क्या है? ब्रिगेडियर साहब, आप बेहतर पोजीशन में हमें ये सारी सूरत हाल पर वजाहत वाज़ेह करने के हवाले से। नैब पर यह सवाल किया जाता है कि जब मौजूदा टाइम में जब हुकूमती किसी रुकन का केस सामने आता है तो उसको उस तरह से परस्यू नहीं किया जाता जिस तरह से अपोजिशन के जो अरकान हैं या मेंबर्स हैं उनके केसेस को परस्यू किया जाता है, जबकि कुछ केसेस में इनिशियल स्टेज पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ केसेस में ट्रायल तक भी गिरफ्तारी नहीं आती। तो ये ब्रिगेडियर साहब फर्क क्यों आता है? इस पर आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें गवर्नमेंट को क्रेडिट चाहिए कि पिछले 2.5 साल से इन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया पाकिस्तान में एहतसाब का। जाहिर बात है क्योंकि अगर आपका टॉप लीडर जो है वो ईमानदार होगा
तो जाहिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि नीचे सारे लोग जो हैं वो भी ईमानदारी से काम करें, खासकर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि नैब जो है वो परफेक्ट नहीं है। मैं मानता हूँ कि नैब में क्या आ रहा है कि जी एक तासुर है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पीटीआई के 2-3 वज़र हैं पंजाब के, उनको भी अरेस्ट हुए और नैब ने उनको अरेस्ट किया, और फिर बाद में आपने देखा उनके खिलाफ अब रेफरेंसेस जो है वो चल रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ 2-3 बड़े मेगा स्कैम्स हैं जिसमें जारी बात है सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्व है, बाकी भी हायर कोर्ट के डायरेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस तरह पेशरफ नहीं हो रही जिस तरह की होनी चाहिए। तो वो तो बात सही है कि क्रॉस द बोर्ड हो, गवर्नमेंट के जो भी लोग हों उनका भी इंतखाब होना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, जो तो नैब का प्रोसीजर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी नजर में नैब हैज कम अ लॉन्ग वे। जो 2000 में नैब था, ना प्रोसीजर थे, ना ट्रेन मैन पावर थी। उस जमाने में ISI, MI, FIA, IB और यहाँ के लोग आए थे और उन्होंने आके एहतसाब का प्रोसेस शुरू किया। पिछले 20 साल में उनके प्रोसीजर भी बने, उनके सिस्टम भी बने हैं। और मैं ये कहूँगा कि ठीक है, जनरल मुशर्रफ के दौर में NROs जो हुए उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान पहुंचा, वो अच्छे इतनी मेहनत जो है वो तमाम ज़ाया होगी। वो लोग जो who should have been behind bars and out of पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, वो लोग दंदन आके फिर जो है वापस आ गए 2008 में। बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। और फिर 2008 से 2018 तक क्या हुआ, नैब की बर्बादी हमने देखी। क्या बर्बादी कि जनाब दोनों पार्टी ने मिलकर, दोनों हुकूमतें ने मिलकर जनाब अपने एक दूसरे के केसेस जो है वो खत्म किए और इंक्वायरी क्लोज हुई वगैरह वगैरह। लेकिन अब पिछले 2.5 साल में हमने चेयरमैन नैब को ये क्रेडिट देना है कि जनाब ये हम जो सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के बड़े टॉप करप्ट खानदान वो इस वक्त अपने केसेस लड़ रहे हैं, उनके ट्रायल चल रहे हैं एहतसाब अदालतों में, गो के ट्रायल स्लो चल रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया है। इसी पॉइंट को लेकर मंसूर, ब्रिगेडियर साहब ने तो क्रेडिट दे दिया है मौजूदा गवर्नमेंट को कि उनकी वजह से एहतसाब का निज़ाम ठीक चल रहा है, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2008 से लेकर 2018 तक साबका अदवार में आई हैं, क्योंकि वो मुकमुका या डील करते रहे हैं और नैब को आज़ादाना काम नहीं करने दिया। क्या आप मुत्तफिक हैं इस राय से? नहीं, मेरे ख्याल में मैं जारी बात है ब्रिगेडियर साहब की राय का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन मेरा तो अगर आपने स्टार्ट करना ही है, अगर आपने वाकई एहतसाब से इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो जिस तरह रज़ा रूमी साहब अभी ब्रॉडशीट की बात कर रहे थे और ब्रॉडशीट का मामला आता है, ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा किसने किया, उस वक्त हुकूमत किसकी थी, ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा ख़त्म किसने किया, उस वक्त हुकूमत किसकी थी, उस सारे मामले के अंदर NRO किसने दिया, उस वक्त हुकूमत किसकी थी, आप ना मुझे नाम ले दीजिए। आइए वहीं से एहतसाब शुरू करते हैं। अगर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में NRO दिए गए, तो आइए फिर सबसे पहले तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को पकड़ते हैं ना, कि उन्होंने आखिर ये एहतसाब क्यों ना होने दिया, आखिर इसकी वजह क्या थी, इसकी सियासी वजह क्या थी। और अगर आप इस दौर की बात करते हैं और एहतसाब की बात करते हैं कि जनाब एहतसाब सही तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, मेरी तरफ से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को टारगेट करते रहे, मेरी तरफ से सारे लीडरों को उठा के आप अंदर डाल दें, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट माई पॉइंट इज़ कि क्या आपकी अपनी पार्टी के अंदर जिन लोगों के ऊपर उंगलियां उठी हैं, जहांगीर तरीन की बात करते हैं, अलीम खान की बात करते हैं, आखिर उनके खिलाफ फिर एहतसाब क्यों नहीं होता? हाँ, अगर आपने करना है आप उठा के नवाज शरीफ को अंदर बंद करते, आप जरदारी साहब को बंद करते, मरियम नवाज को अंदर बंद कर देते, लेकिन फिर साथ उसी काल कोठरी के अंदर जहांगीर तरीन को भी बंद करते, अलीम खान को भी बंद करते। और जब आप ऐसा कर देते तो फिर किसी की जरूरत नहीं होनी थी कि आपके ऊपर उंगली उठाता कि जनाब ये दरअसल में एहतसाब नहीं, इंतकाम है। असल बात आज परवेज़ इलाही साहब, जिनको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उनको सेनेट के इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो आप पूरा टास्क सौंप देते हैं। आप खुद फरमाते हैं कि हाँ जी, हमें सेनेट के अंदर जो कामयाबी दिलवानी है वो आपने दिलवानी है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं करता। आज आप ही के दौर के अंदर उसी पंजाब के सबसे बड़े डाकू के हवाले से उनकी तमाम तर जो इंक्वायरी होती है उसे क्लियर कर दिया जाता है, नैब उस इंक्वायरी को बंद कर देती है। क्या मैं कहूँ इसे मैं एहतसाब कहूँ, एहतसाब का नाम दूँ इसे मैं? तो जब ये सब कुछ हो रहा हो तो फिर जाहिर बात है लोग फिर सवाल करते हैं। और ऊपर से जब लोग आपसे कहें कि जनाब महंगाई, हम बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, आज रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहे, तो आप कहते हैं नहीं एक मिनट ठहर जाएं, जरा हम एहतसाब कर लें, उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। लोग आपके इस स्लो एहतसाबी प्रोसेस का या यकतरफा एहतसाबी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और माइंड यू 2.5 साल गुजर चुके हैं, 2.5 साल रह चुके हैं। इस 2.5 साल में आखिरी साल वैसे ही कैंपेन ईयर होगा, आपके पास अब सिर्फ 1.5 साल है।
इस 1.5 साल के अंदर ही कोई चमत्कार अगर हो गया तो हो गया, ना हुआ तो आई डोंट थिंक कि अब इमरान खान साहब को जो है ये लोग मजीद मौका देंगे और कहेंगे हाँ जी ठीक है, आप हमें एहतसाब के इस नारे के पीछे लगाते रहे और हम जो है वो आपके पीछे नारे मारते हुए चलेंगे। अब नहीं होगा इस तरह। 1.5 साल हुकूमत के पास मौजूद है, उसमें देखते हैं कि क्या बड़ा काम ये कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं बतौर माहिर कानून, रिफॉर्म्स कैसे लाई जा सकती हैं उस कानून में जिसकी बुनियाद 97 का अगर एक्ट है एहतसाब एक्ट तो वो भी शायद इंतकाम के लिए था, या फिर NAO एक्ट है वो भी अनडेमोक्रेटिक सेटअप में बना था, तो रिफॉर्म्स फिर इसमें कैसे मुस्तकिल में लाई जाएंगे? देखिए बात यह है कि मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो जो पहला लॉ बना था वो था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, इंसदाद बदनवानी एक्ट 1947। वो बना तो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए था और उसके तहत जो है रूल्स भी बने हुए हैं और उसके तहत तमाम सूबों में जो है वो पूरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, उनके अपना एक तरीक़ाकार है। और ये जो नैब ऑर्डिनेंस है इसमें उसका बहुत ज़्यादा रेप्लिका है, उसकी बहुत सारी प्रोविजंस बोरो की गई हैं। अब मसला ये है कि इसको कैसे एक अच्छा इदारा बनाया जाए। इसका कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, उसकी वजह यह है कि चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नैब ऑर्डिनेंस में। उनकी तैनाती गो के लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मर्जी से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, लेकिन उनको निकाला नहीं जा सकता। कोई भी हुकूमत किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको निकाल नहीं सकती क्योंकि उनके ओहदों का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। चेयरमैन नैब जो है वो 4 साल तक बिल्कुल वो रह सकता है, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। इसी तरह प्रोसिक्यूटर जनरल, सिवाय उसके कि अगर उन्होंने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया हो तो उनको रिमूव करने का तरीक़ाकार वही है जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस का है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। वो आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो रिमूव कर सकती है, उसी तरीके से जिस तरह के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। तो तहफ़्फ़ुज़ उनका मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है, अभी ब्रिगेडियर फारूक जो फरमा रहे थे, मैं थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ करूँगा। जब से NAO 1999 बना है उसके अंदर एक प्रोविज़न मौजूद है कि उसके अंदर रूल्स बनाए जाएंगे। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि एक कानून है जैसे ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसमें सज़ाओं की डेफिनेशन है और सज़ा कितनी होनी चाहिए किसी जुर्म की वो लिखा हुआ है। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी मौजूद है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उसका ट्रायल होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम तरीक़ाकार। लेकिन यहाँ पे NAO 1999 मौजूद है, उसके आज तक 1999 से लेकर आज तक रूल्स नहीं बनाए गए, उससे बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। अब मसलन नैब ऑर्डिनेंस में दफ़ा 24 है जो कि चेयरमैन नैब को इख्तियार देता है कि वो दौरान इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किसी को भी गिरफ्तार करे और किसी को ना करे। हमने ऐसे मुकदमात देखे हैं कि जिसमें 27 मुल्ज़िमान हैं, 27 में से 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया हुआ है, बाकी जो 23 हैं उनको बग़ैर गिरफ्तार किए हुए आपने लिखा भी हुआ है रेफरेंस में कि ये तमाम हमारे हिसाब में ये मुलव्वस पाए गए हैं इस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में। तो वो कौन सी यार्ड स्टिक है, वो कौन सा क्राइटेरिया है? तो जब तक रूल्स नहीं होंगे, रूल्स ही ऐसी चीज़ों के पैरामीटर्स तय कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मंसूर, हमारे पास नैब मौजूद है एहतसाब के लिए, FIA का इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग भी मौजूद है जो नैब के साथ कोइंसाइड भी करता है, फिर ARU भी बन गई, वज़ीर आज़म भी कहते हैं, PTI गवर्नमेंट भी कहती है कि स्पेशल टास्क फोर्स एहतसाब के लिए कायम की है और वो भी बड़े बड़े काम कर रही है। क्या टास्क फोर्स बना देना, इदारे बना देना, यूनिट्स बना देना ये ठीक है या फिर कोई कोर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है? सर मैं आई एम सॉरी लेकिन मैं ना एक बड़ी देसी किस्म की और ज़मीनी शायद जो हक़ाइक़ हैं उससे जुड़ी हुई एक बात कहूँगा। हमारे लाहौर में ना इन तमाम अल्फाज को कहते हैं रंगबाजी। तो अवाम ना इस रंगबाजियों से अब थक गए हैं भाई, तंग आ चुके हैं। ये टास्क फोर्स हैं, ये JITs और ये इन्वेस्टिगेशंस, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट नाउ। अब मतलब यहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान की 2% आबादी जो है वो 2 वक्त का खाना तक नहीं खा पा रही। ठीक है, आप उनको बैठ के ये बार बार ये कितनी देर तक इस किस्म की लॉलीपॉप्स देते रहेंगे कि जनाब बस आप देखिएगा, अब देखिएगा ये किस तरह सब कुछ तब्दील होने जा रहा है। मेरे भाई, शुगर कमीशन रिपोर्ट किधर गई? शुगर कमीशन रिपोर्ट के पीछे आप लोगों ने कितना लोगों को पीछे भगाया?
कि बस आप देखिए ये पहली हुकूमत है जिसने अपने ही लोगों के हवाले से जो है वो ये एहतसाब किया है। और अब आप देखिएगा जहांगीर तरीन की मिलें आज भी उस तरह ही चल रही हैं मेरे भाई। जहांगीर तरीन आज भी उसी तरह आज़ाद घूम रहा है। फवाद चौधरी साहब ने आज ये बयान दिया कि जनाब जहांगीर तरीन के बगैर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही तरह नहीं चल पा रही। आज उनकी पार्टी के अपने अंदर से लोग आज चीखें मार रहे हैं कि जहांगीर तरीन को वापस लेकर आए। किस किस्म का एहतसाब? थक गए हैं लोग भाई ये सुन के, बस करें। ये हमें इन प्रोसीजर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक आम आदमी का क्या ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ? हम लोग सारा दिन बैठ के टॉक शोज के अंदर बैठ के हम लोगों को कहानियां सुनाते रहते हैं। अब जी फलां तारीख पड़ गई है, अब आप देखिएगा ये रेफरेंस दायर हो गया है, अब हमने फलां बंदे को उठा लिया है, अब वो नैब की हिरासत में है और उसको जमानत नहीं मिलेगी। पीपल डू नॉट वांट टू लिसन टू दैट यार। हम लोग बैठ के उनको कभी बैठ के ये पढ़ा रहे होते हैं जी वो 30,000 अरब वो कर्जा लिया गया, अब आप ये देखिएगा ये कर्जे नीचे आना शुरू हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। भाई आम आदमी को रोजी रोटी कमाने के लाले पड़ गए हैं। आप 5 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के ऊपर 45 रुपए टैक्स दे रहे हैं। आप 45 रुपए टैक्स दे रहे हैं और आपने दावे किए थे 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। कहां है वो 8,000 अरब? आपने फरमाया था बंदा टॉप के ऊपर ईमानदार हो तो नीचे सारी की सारी ईमानदारी आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपके मुंह के ऊपर कह रही है आप सबसे करप्ट हैं, आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। मैं कल रात को एक पंजाब पुलिस के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था। मैंने कसम वाली बात है, मैंने उससे बैठ के सवाल किया कि पिछले 3 अदवार के साथ कंपैरिजन करके बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। आप खुद बताइए, आपका तो काम है, रोजमर्रा का काम है, कानून के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या हालात हैं मुल्क के बताइए। उन्होंने कहा जनाब मैंने आपने जिंदगी में इतनी करप्शन नहीं देखी अब तक जो इस वक्त मैं देख रहा हूं। ठीक है, ये भी कहा, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के दौर में भी होती थी करप्शन, ये नहीं वो बड़े पाक साफ थे, लेकिन जो आजकल हालात हैं उन्होंने कहा खुदा की पनाह। वो मुझे एक पुलिस ऑफिसर ये बात कह रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं पाकिस्तान छोड़ के क्यों नहीं चला गया आज से 25-30 साल पहले, क्योंकि मुझे आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। और हम यहाँ पे डिस्कशन रज़ा रूमी साहब, मैं सब टॉक शोज इस चीज का एतराफ कि हमारे दौर में मसाइल मौजूद हैं और करते रहेंगे। अच्छा रज़ा रूमी साहब, इस चीज़ का इतराफ़ कि हमारे दौर में मसाइल मौजूद हैं, फिर ये भी इतराफ़ कर लेना कि जी हम तो वो पहली गवर्नमेंट है जो रिपोर्ट्स पब्लिक कर रहे हैं, फिर ये इतराफ़ कि जी हम एहतसाब कर रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि ये चीज़ पीटीआई गवर्नमेंट को अभी रिलीफ अगले इंतखाबात में दे देगी या इनके लिए नुकसानदेह साबित होगी? और क्या आप ये भी समझते हैं कि ये एतराफ़ इस हकीकत का क्या महंगाई ख़त्म कर देगा, आवाम को रोटी दे देगा? देखिए यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि एक ख़ास हल्का जो है पीटीआई सपोर्टर्स का वो इन चीज़ों को पसंद करता है और वो लोग तो खुश होते हैं जो खान साहब के इक़दामात हैं और अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं, तो वो तो यकीनन उनको इंतखाबात में फ़ायदा देंगे, इसीलिए वो इतने मुस्सिर हैं इस पॉलिसी पर। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की जो कि उन्होंने उनको वोट किया था, जो मिडिल क्लास फिक्स्ड इनकम तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो माशी मसला है, चाहे वो बेरोज़गारी हो या महंगाई हो। इन दोनों चीज़ों ने एक बड़ी कसीर तादाद जो है फिर मिडिल क्लास की उसको परेशान कर रखा है। जाहिर बात है वर्किंग क्लास तो पहले ही पिसती है, लेकिन अभी और पिस रही है महंगाई में। तो ये बिल्कुल अगले इलेक्शन में इन चीज़ों को नहीं देखेगी। वोटर जो हैं वो ये देखेंगे कि उनको कितना रिलीफ मिला और उनकी ज़िंदगी आसान हुई कि नहीं हुई। ये जो बातें साहब की एक ख़ास नैरो एक तबका जो है वो उनको ये बहुत पसंद आती है बातें और वो यकीनन उनका साथ देंगे खान साहब का। लेकिन ये जो अभी कुछ हो रहा है ये उनको महंगा पड़ेगा खान साहब को सियासी तौर पर। ठीक है रज़ा रूमी साहब, आपका पॉइंट हमारे सामने। ब्रिगेडियर साहब क्विकली आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप ये समझते हैं कि जितने भी इदारे या निज़ाम मौजूद हैं मुल्क में सिर्फ नैब को टारगेट किया जाता है, इसकी वजह आपके सामने क्या है और इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो ये कि नैब को इसलिए टारगेट किया जाता है कि पाकिस्तान में जितने बड़े चोर डाकू मगरमच्छ हैं वही हैं जो इस वक्त नैब के अपना स्कोप में आते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ रेफरेंसेस चल रहे हैं। देखें, पहली बात मैं ये कहूँ कि हमें थोड़ा सा ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए, बेशक नैब में खामियां थी और पूरे सिस्टम में को टाइम लगा डेवलप होने में, उनकी कैपेसिटी, उनकी ट्रेनिंग, उन्होंने अपनी फोरेंसिक लैब भी बना ली कि पिछले 20 साल में 700 अरब की तकरीबन रिकवरीज हुई है। नंबर 2, आपके पास इस वक्त
1200 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं और 1000 अरब उन केसेस की मालियत है। कहने का मैं मतलब मेरा ये है कि नैब जब अपना काम करेगा और बड़े लोगों के पीछे जाएगा तो फिर शोर मचेगा और लोग जो है वो नैब के खिलाफ उसको कहेंगे जी विक्टिमाइजेशन होगी, ये हो गया, फला हो गया। इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे सामने, मैं समझता हूं पाकिस्तान का लीगल सिस्टम इज द बिगेस्ट हर्डल टू अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट है जो बार बार कह रहे हैं कि जनाब एहतसाब अदालतों ये केसेस जो हैं इनको 90-100 में मुकम्मल कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, ओगरा का मशहूर स्कैम 50 से 80 अरब का पीपल्स पार्टी के दौर में, जरदारी साहब के दौर में 2